नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस अकेडमी में। आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसके अंदर हम बात करेंगे अभी जो यूनियन बजट रिलीज हुआ है उसके अंदर 5 रिवर्स ऐसी हैं, 5 नदियां ऐसी हैं जिनके की इंटरलिंकिंग को अप्रूवल मिला है, जिनको जोड़ने का अप्रूवल मिला है। तो आज का सेशन हमारा पूरा उन्हीं 5 रिवर्स पर रहने वाला है कि वो 5 इंटरलिंकिंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होंगे। यही सारा पार्ट जो है वो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो बच्चे अभी प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं और वो प्रीलिम्स से अगर डर रहे हैं, किसी भी तरह का डर अगर उनको सता रहा है कि हम प्रीलिम्स क्लियर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे बूस्ट करें, बहुत कम समय बचा है तो हम किस प्रकार से जल्दी से जल्दी प्रीलिम्स को प्रिपेयर कर लें, तो उसके लिए हमारा प्रीलिम्स स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मात्र 10,000 रुपये का कोर्स है जिसके अंदर हिस्ट्री जो है वो कुमार नलिन सर आपको कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे एंड करंट अफेयर्स का पार्ट ओजांग सर एंड कुसुम मैम कवर करवाएंगे। ये पूरा पार्ट जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा इस प्रीलिम्स के कोर्स के दौरान। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स अवेलेबल है, जीएस मेंस का कोर्स अवेलेबल है जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक का। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स का जो होता है वो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। 1 ईयर का कोर्स है, ये 1 ईयर की वैलिडिटी जो है इसके अंदर आपको रहेगी और मात्र 30,000 रुपीज का कोर्स है जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। क्लासेस जो है वो लाइव रहेंगी, सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। हमारी जो ऐप है जिसका नाम है एनी टाइम लर्निंग ऐप, उसके ऊपर आपको लाइव क्लासेस जो है वो अवेलेबल रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप 1 साल तक देख पाएंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं सी सेट से बहुत ज्यादा डरते हैं, सी सेट का भय हमेशा सताता रहता है बच्चों को, तो यहाँ सी सेट का हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 फेब से। अभी भी समय है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। मात्र 5,000 रुपीज का कोर्स है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे आराम से इसे ज्वाइन कर सकता है और सी सेट से जो डर है बच्चों को उसे भगा सकते हैं। बाकी की और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स अवेलेबल है दैट इज कॉन्सेप्टर बैच। हमारा कॉन्सेप्टर का नया बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। एडमिशन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्सेप्टर बैच को, जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच, जिसमें कि ओजांग सर खुद आपको गाइड करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या अप्रोच होती है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो उसे किस प्रकार से क्रैक किया जा सकता है एनसीईआरटी को पढ़ के, ये सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर। खुद ओजांग सर जो है वो आपका गाइडेंस करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो इस मात्र एक नॉमिनल फीस जो है वो इस कोर्स की आपको देखने को मिलेगी। ओनली 6,000 रुपीज जो है इस कोर्स की फी है। आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है इसका। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके डिटेल जान सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा मोस्ट सक्सेसफुल बैच, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस की करवाई जाती है। कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं, एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज जो है। और जो हमारा मोस्ट सक्सेसफुल बैच है जिससे कि काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है, वो कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच जो है वो 2022 के लिए हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही कम दिन बचे हैं एडमिशन के। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लें। और भी डिटेल अगर आप इस कोर्स के बारे में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नया बैच जो है वो 8 फेब से 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। हमारी जो ओटीटी ऐप है, ओटीपी ऐप है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप जो है, उस पर टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको इसकी अवेलेबल रहेगी। और ये कोर्स जो है वो मात्र 4,000 रुपए का है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेस जो हैं इसकी आपको रहेंगी। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे रवि बजाज सर जो हैं वो आपको ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स जो है वो करवाएंगे। चलिए अब हम सेशन की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 रिवर्स ऐसी हैं, 5 नदियां ऐसी हैं जिनकी की लिंकिंग किए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है। अभी जो हमारा यूनियन बजट आया है,
यूनियन बजट 2022 जो आया है, 2022 का जो बजट आया है, उसके अंदर 5 नदियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा जो है वो की गई है। तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। देखिए न्यूज देखिए, जिस दिन बजट रिलीज हुआ है उसी दिन न्यूज आई है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रपोज्ड अ प्रोजेक्ट टू लिंक 5 रिवर्स इन इंडिया इन हर बजट स्पीच। जो बजट का भाषण जो हुआ था उसी के अंदर उन्होंने 5 नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव जो है वो रखा है। हम क्या कवर करेंगे आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, इसके अंदर पहली बात हम करेंगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे कि इंटरलिंकिंग क्या होती है, नदियों को आपस में जोड़ा जो है वो क्यों जाता है या किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसकी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी कभी ऐसा हो चुका है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात की गई हो। रिवर्स आइडेंटिफाइड फॉर लिंकिंग, ये जो पर्टिकुलर 5 रिवर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि यूनियन बजट में इनकी बात की गई है कि इनको जोड़ा जाएगा, तो वो नदियां कौन कौन सी हैं, वो रिवर्स कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। उन रिवर्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, एक संक्षिप्त विवरण जो है वो देखेंगे उन सारी नदियों के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग, नदी जोड़ने के लाभ क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। और लास्ट बात करेंगे इश्यूज एंड कंसर्न्स, इन नदियों को जोड़ने से रिलेटेड क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्या चिंताएं जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ये सारा पार्ट जो है आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखिए हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो पेरिनियल रिवर्स है। यहां जितनी भी रिवर्स बहती हैं दोज आर दी पेरिनियल रिवर्स, हिंदी में जिनको हम कहते हैं सदा नीरा नदियां या 12 मासी नदियां, पेरिनियल रिवर्स या सदा नीरा नदियां, मतलब इनमें पूरे साल भर पानी जो है उसकी सप्लाई हमें देखने को मिलती है। बारिश के समय में बारिश का पानी जो है वो इनमें आता ही है फ्लो करते हुए, प्लस जब गर्मी के दिन आते हैं तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसकी वजह से भी पानी जो है उसकी सप्लाई हमें बराबर देखने को मिलती है। तो ये रिवर्स ऐसी हैं जिनमें की ज्यादातर पानी जो है वो पूरे साल भर बहता है। और अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें, तो यहां हमें सीजनल रिवर्स देखने को मिलती है। ऐसी नदियां जिनमें की बारिश के बाद पानी जो है वो अच्छा खासा बहता है, लेकिन बारिश के बाद धीरे धीरे इनकी पानी की सप्लाई कम होती जाती है और जनरली सर्दियां खत्म होते होते गर्मियां स्टार्ट होते होते ये नदियां जो है वो सूख जाती है। ऐसी रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स या ऋतुवत नदियां जो है वो कहते हैं। वर्षा पर काफी ज्यादा निर्भर रहती है, रेनफॉल पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है। यहां स्थिति की ऐसी होती है कि यहां फ्लड्स की कंडीशन बच जाती है कई बार, क्योंकि ये नदियां 12 मासी हैं, पूरे साल भर बहती हैं, तो फ्लड्स की कंडीशन जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बनती हुई हमें दिखाई देती है। जबकि यहाँ पर हमें फ्लड्स की कंडीशन कभी कभी देखने को मिलती है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो ही हमें फ्लड्स की कंडीशन देखने को मिलती है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा फ्लड जो है सदर्न इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन सदर्न इंडिया में जो इशू आता है वो आता है गर्मी के दिनों में ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की स्थिति। यहां समस्या बाढ़ की है, यहां समस्या सूखे की है, ड्रॉट की है। कभी बारिश ना हुई तो इन नदियों में पानी ही नहीं बहेगा या बहुत कम बहेगा, जिससे कि उन पर डिपेंडेंट जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उनको पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्यों ना ऐसा करें कि इधर बाढ़ की स्थिति बनती है, इधर सूखे की स्थिति बनती है, इन नदियों से अगर जोड़ दिया जाए, इन रिवर्स को अगर इन रिवर्स से जोड़ दिया जाए, तो जब यहां एक्सेस में पानी होगा उस पानी को यहां पर क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को आपस में जोड़ करके जहां बाढ़ की स्थिति है, जहां पानी ज्यादा आएगा उस पानी को हम क्या कर पाएंगे, जहां पानी की कमी होगी उस क्षेत्र में ले जा पाएंगे। इस प्रकार का जो कंसेप्ट है, ये जो पूरा कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, या हिंदी में कहते हैं हम नदियों को आपस में जोड़ना। मेन कंसेप्ट जो है वो यहां से कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है नदियों को जोड़ने का। अगर हम इसके बारे में इंडिया में हिस्ट्री देखें, भारत में इतिहास देखें, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी बात की जा रही है। 1919 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के एक चीफ इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन, उन्होंने पहली बार ऐसा प्रपोजल रखा था। 1919 की बात कर रहा हूं, जब भारत आजाद नहीं था, भारत सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, भारत में ब्रिटिश एम्पायर जो है वो राज कर रही थी, और ब्रिटिश एम्पायर का जो एक चीफ इंजीनियर था सर आर्थर कॉटन, उसने सबसे पहले ये प्रपोजल रखा था। लेकिन
क्योंकि ब्रिटिशर्स को आप जानते हैं कि वो हमारे यहाँ पर खर्चा करने को किसी भी स्थिति में रेडी नहीं थे, उनको सिर्फ भारत से कमाना होता था, तो उन्होंने इस बारे में कोई बहुत ज्यादा काम जो है वो किया नहीं। दूसरा, ये फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम है, स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो इस समय पर ज्यादा चल रहा था, तो अंग्रेजों को भी समय नहीं था कि वो इन सब विकास के योजनाओं पर काम कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों से भिड़ने में लड़ने में ही लगी रहती थी उनकी एनर्जी। भारत आजाद हुआ 1960 में। के एल राव जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी एंड इरिगेशन, ऊर्जा और सिंचाई के राज्य मंत्री थे, उन्होंने पहली बार प्रस्ताव रखा गंगा और कावेरी रिवर को कनेक्ट करने का, गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का। अगर आप भारत के मैप में देखेंगे, दिस इज द गंगा रिवर, ये गंगा नदी है, और यहां अगर आप देखेंगे तो मिलेगी आपको कावेरी नदी, मतलब गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ा जाए। ये बात 1960 में के एल राव साहब ने रखी कि इन दोनों नदियों को जोड़ने की काम जो है वो किया जाए। उसके बाद काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1982 में इस काम के लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है वो देन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा बनाया गया। 1982 में ये बोर्ड जो है, ये एजेंसी जो है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है वो बनाई गई। 2002 आया, 20 साल बाद। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि रिवर्स की इंटरलिंकिंग का जो काम किया जाने की बात की जा रही थी, जिसके लिए आप लोगों ने एक बोर्ड भी बनाया है, एक एजेंसी भी बनाई है, उस काम को अब जल्दी से जल्दी पूरा करो। और उन्होंने एक डेडलाइन भी दी कि 2002 में उन्होंने ये डेडलाइन दी कि 2003 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम पूरा करो, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए और 2016 तक ये एग्जीक्यूट हो जाए। 2003 तक, अगले एक साल में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट प्रिपेयर करो, कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी करो, मैप जो है वो पूरा बनाओ, पूरा प्लान जो है वो तैयार करो, और उसके बाद 2016 में तक इसको एग्जीक्यूट करो, इस काम को फिनिश करो, खत्म करो। ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2003 में, क्योंकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो 2003 में इसके लिए एक टास्क फोर्स जो है वो सरकार ने बनाई। सरकार ने इस काम के लिए एक टास्क फोर्स 2003 में बनाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 10 साल निकल गए, 9 साल निकल गए। 9-10 सालों बाद 2012 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि भाई वो प्रोजेक्ट जो हमने कहा था तुमको, 2002 में ही कहा था कि 2003 तक प्लानिंग तैयार करो, 2016 तक इंप्लीमेंट करो। 2016 आने वाला है, क्योंकि बात पहुंच गई है 2012 की, 2016 आने वाला है, तुमने अब तक कुछ किया नहीं, तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा 2012 में, 2012 में। 2014 में केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसको कैबिनेट का पहला अप्रूवल मिला। 2014 में आप जानते हैं मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तो उन्होंने पहला जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूवल दिया, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा रिवर्स जो है वो मध्य प्रदेश की रिवर्स है, उन दोनों को जोड़ने का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी मिली। हालांकि 2014 में इसको मंजूरी मिली, बट ये प्रोजेक्ट अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है। आज की जो डेट की हम बात कर रहे हैं, अभी भी इसके अंदर बहुत सारा काम जो है वो चल रहा है, कंप्लीट अभी तक ये जाकर के हुआ नहीं है। 2014 का पहला प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ था वो भी अभी तक जाता कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अब बात करते हैं जो बजट में जिन 5 रिवर्स को जोड़ने की बात की गई है, वो रिवर्स कौन कौन सी हैं। पहली रिवर है गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदियों की इंटरलिंकिंग जो है वो की जाए, पहला जो प्रोजेक्ट है वो ये है। दूसरा है कृष्णा एंड पेन्नार, कृष्णा और पेन्नार रिवर जो है उन दोनों को कनेक्ट किया जाए। तीसरी रिवर्स पेन्नार और कावेरी, पेन्नार और कावेरी को जोड़ दिया जाए। देखिए, गोदावरी कृष्णा से जुड़ रही है और कृष्णा पेन्नार से जुड़ रही है, पेन्नार जो है वो कावेरी से जुड़ रही है, मतलब ये तीनों नदियां जो है वो आपस में जुड़ रही है। 3 रिवर्स जो है वो आपस में जुड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो दिया है वो है दमन गंगा पिंजाल रिवर, इन दोनों को जोड़ा जाए, और पर तापी नर्मदा नदियां जो है इनको जोड़ा जाए। ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की गई है। ये 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट करने की बात की गई है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं गोदावरी कृष्णा और सारी रिवर्स के बारे में कि ये रिवर्स हमें कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, कृष्णा रिवर की अगर मैं बात करूं तो कृष्णा रिवर अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो कुछ इस जगह पर आपको कृष्णा नदी जो है वो देखने को मिलेगी। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, 4th लार्जेस्ट रिवर है भारत की कृष्णा रिवर। और
इसमें इसका ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इसके उद्गम की या उत्पत्ति की मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की जगह से इस जगह पर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर नाम की जो जगह है जो कि महाराष्ट्र में आती है, वहां से इस नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है, जो कि ईस्टवर्ड पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई हमें दिखाई देती है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से बहती है, कर्नाटका से बहती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर के बहती हुई हमें जाती हुई दिखाई देती है। अगली जो रिवर है दैट इज कावेरी। कृष्णा और कावेरी दोनों रिवर को जोड़ने की बात की जा रही है। तो कृष्णा रिवर जो है वो जुड़ेगी कावेरी रिवर से, और कावेरी रिवर जो है वो आपको दिखाई देगी यहां पर। अगर आप देखेंगे तो कृष्णा रिवर जो मैंने आपको दिखाई है उससे और साउथ में अगर आप जाएंगे तो कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास दोनों राज्यों के अंदर बहती हुई आपको जो दिखाई देगी दैट इज कावेरी रिवर, कावेरी नदी। कावेरी नदी के ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में कोडागु या कुर्ग नाम की जो जगह है वहां से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। अगेन ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकल रही है, पश्चिमी घाट से ही निकलती हुई हमें दिखाई देती है कोडागु नाम की जगह से, और ये कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों राज्यों में बहती हुई जाती है। यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में होकर के बहती हुई दिखाई देती है। अगली जो रिवर है दैट इज पेन्नार। पेन्नार पेन्नार का उद्गम जो है वो हमें देखने को मिलता है चिकबल्लपुरा, कर्नाटका के अंदर चिकबल्लपुरा जो है वहां से हमें ये निकलती हुई दिखाई देती है। अगर मैं आपको पेन्नार रिवर जो है वो दिखाऊं तो कुछ इस जगह से ये कुछ यहाँ जाती हुई दिखाई देगी। जो मैंने आपको कृष्णा रिवर दिखाई थी वो यहाँ थी, जो कावेरी रिवर दिखाई थी वो यहाँ थी, और अब जो रिवर मैं दिखा रहा हूं दैट इज पेन्नार। दिस इज द पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर यहाँ पर आपको दिखाई देगी, अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। चिकबल्लपुरा कर्नाटका के अंदर जो है वहां से इसका उद्गम होता है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका फ्लो जो है, बहाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगली रिवर आती है गोदावरी। गोदावरी इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। 4th जो है मैंने कृष्णा आपको दिखाई दी, 4थे नंबर की जो सबसे बड़ी नदी है दैट इज गोदावरी। गोदावरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर से एक और कॉमन पॉइंट जो आपको दिखाई देगा, ये भी वेस्टर्न घाट से निकल करके जा रही है। अभी तक जो 4 रिवर बताई है उनमें से 3 रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से निकल करके जाती हुई आपको दिखाई देगी। गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट में नासिक में त्रयंबकेश्वर या त्रयंबक पहाड़ी जो है, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है या त्रयंबक पहाड़ी जो है, वहां से निकल करके जाती हुई ईस्टवर्ड फ्लो करती हुई अल्टीमेटली यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना डेल्टा बनाती हुई दिखाई देती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है यहाँ, कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है वो दोनों मिलकर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा इस जगह पर बनाती है। इसी जगह पर एशिया की सबसे बड़ी मार्शी लेक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी झील है जो यहाँ हमें देखने को मिलती है। इट इज द एशियाज लार्जेस्ट मार्शी लेक। एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील जो है वो इन दोनों रिवर्स के डेल्टा रीजन में हमें देखने को मिलती है। आप लोग बताएंगे वो रिवर कौन सी है। तो गोदावरी रिवर नासिक से निकलती है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में से प्रैक्टिकली जाती हुई दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन वहां का पानी जो है, जैसे कि इंद्रावती रिवर है, इंद्रावती रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ का पानी जो है वो लेकर के आती हुई हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ड्रेनेज बेसिन की बात करूं तो ड्रेनेज बेसिन जो है वो छत्तीसगढ़ तक इस रिवर का हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा का भी हमें देखने को मिलता है। तो इतना सारा पानी जो है ये रिवर कैरी करती है। तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी हमें देखने को मिलती है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट रिवर इज दी दमनगंगा पिंजाल रिवर। दमनगंगा पिंजाल रिवर जो है उन दोनों को लिंकिंग करके अल्टीमेटली यहाँ छोटी छोटी रिवर से हैं जिनको कि जोड़ करके आपको एटलस में मिलेंगी नहीं या मैप में मिलेंगी नहीं, बट यहाँ जो हमारा यहाँ जो हमारा मुंबई शहर जो हमें देखने को मिलता है, उस मुंबई शहर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दमनगंगा पिंजाल रिवर जो है उन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। छोटी छोटी रिवर से जिनको कि कनेक्ट करके मुंबई शहर की घरेलू पानी की जो आवश्यकता है, डोमेस्टिक वाटर की जो सप्लाई है, उसे पूरा करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट जो रिवर प्रोजेक्ट आता है दैट इज पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट। पर तापी नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगी आपको
तापी रिवर जो है वो यहाँ मिलेगी आपको, और यहाँ एक छोटी सी रिवर और है जिसका नाम है पर। इन तीनों रिवर्स को इंटरलिंकिंग किया जाएगा, इन तीनों रिवर्स को जोड़ा जाएगा, और नदन महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात, सदर्न गुजरात, इन दोनों के बीच में जो पानी की किल्लत होती है, पानी की जो कमी होती है, उस पानी की कमी को जो कम किया जाएगा, इन नदियों को आपस में जोड़ करके पानी की सप्लाई जो है वो इधर से उधर करके यहाँ की जो सूखाग्रस्त स्थितियां जो है, खासतौर से सौराष्ट्र की जो सूखाग्रस्त स्थितियां हैं, ये सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो सूखाग्रस्त स्थितियां हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है, उनमें पानी की सप्लाई जो है वो ज्यादा की जा सके, इसके लिए काम किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक फिर से रिवर्स दिखा देता हूं मैं। यहाँ मैंने आपको दिखाई गोदावरी रिवर, यहाँ मैंने आपको दिखाई कृष्णा रिवर, यहाँ मैंने आपको दिखाई कावेरी रिवर, यहाँ मैंने आपको दिखाई पेन्नार रिवर, यहाँ मैंने आपको दिखाई नर्मदा, तापी और पर रिवर, और एक हमने देखा दमन गंगा पिंजाल रिवर का प्रोजेक्ट जो कि मुंबई के अंदर काम करेगा। तो सारा मामला जो है लगभग आपको देखने को मिलेगा अभी तक का वेस्टर्न घाट के आसपास का, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कि रिवर्स के इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे अगर इन नदियों को जोड़ा जाएगा, तो फायदे क्या होंगे, लाभ क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, पानी बचा रहेगा। पानी, क्योंकि जब सूखे की स्थिति बनती है तो पानी की जो आवश्यकता है, उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फील होने लगती है कि पानी इतना ज्यादा जरूरी है जिसको कि हम बचा नहीं रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं सेव वाटर, पानी जो है वो बचाया जाना चाहिए। और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि वाटर स्कार्स कंट्री है, जहां पर कि जल की कमी देखने को मिलती है, वहां पर अगर ऐसे रिवर्स को इंटरलिंकिंग की जाएगी, नदियों को अगर ऐसे जोड़ा जाएगा, तो वाटर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर वाटर सिक्योरिटी बढ़ती है तो एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जो है वो भी बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि खाद्यान्न जो है उसको पैदा करने के लिए जो सबसे ज्यादा भारत में पर्टिकुलर जिस चीज की कमी रहती है, दैट इज वाटर। हम जानते हैं कि कृषि जो है वो मानसून का जुआ होती है। मानसून आया तो खेती अच्छी हो जाएगी इंडिया में, मानसून नहीं आया तो खेती अच्छी नहीं होगी इंडिया में। तो वहां पर जब हमारे पास जल की पूर्ति अच्छी रहेगी, वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी भी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जल का उचित उपयोग जो है वो किया जा सकेगा। जल जो कि वेस्ट हो जा रहा है, फ्लड में बह जा रहा है, वो फ्लड हमारे लिए एक डिजास्टर क्रिएट कर रही है। वो ड्रॉट, वो सूखा जो है वो हमारे लिए एक आपदा बन करके आ रहा है। वो ड्रॉट की स्थितियां जो है वो हमारे लिए एक डिजास्टर की कंडीशन लेकर के आ रही है। उन सबको मिटिगेट किया जा सकता है, उन सबको कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। किसान जनरली गरीब इसलिए रह जाता है, हम देखते हैं जैसे कि विदर्भ का किसान जो है वो विदर्भ क्षेत्र जो है वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है वो विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। और विदर्भ के किसान हम आए दिन हर साल गर्मियों में देखते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये हो गया वो हो गया, सुसाइड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ये वाला पर्टिकुलर क्षेत्र वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इस वजह से इस क्षेत्र में हमें बारिश की कमी देखने को मिलती है, और लोग जो हैं वो कई बार मरते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी, क्योंकि हम रिवर्स की इंटरलिंकिंग जो कर रहे हैं वो इसी एरिया में करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। यही क्षेत्र है जहां पर कि रिवर्स को जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करेंगे, लोग जो है वो बूस्ट होंगे कि हम एग्रीकल्चर और ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि वाटर अच्छा अवेलेबल होगा। डिजास्टर, जैसा मैंने आपको बताया, फ्लड्स की कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि पानी जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। और ड्रॉट की कंडीशन भी नहीं बनेगी, सूखे की स्थितियां भी नहीं बनेगी। ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा। जल परिवहन जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का चीपेस्ट मीडियम होता है। सबसे सस्ता साधन अगर कोई है परिवहन का, तो वो है जल परिवहन। और अगर हम जल नदियों को आपस में जोड़ पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, परिवहन व्यवस्था भी अच्छी कर पाएंगे। रिवर्स अगर आपस में जुड़ी हुई है तो उनसे ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से किया जा सकेगा। तो एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हमको अवेलेबल हो जाएगा, और एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ हमें नदियों को जोड़ने के दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं इश्यूज, इसके साथ में जो संबंधित चिंताएं या मुद्दे जो होंगे वो क्या होंगे। अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो देखिए, पहला इश्यू ये होगा
ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो हमें जुड़ती हुई दिखाई देगी, ऐड होती हुई दिखाई देगी। बनाने की लागत जो है वो हमें और भी ज्यादा ऐड होती हुई यहां पर दिखाई देगी। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे साथ में हमें देखने को मिलेगा, लैंड यूजेज जो है उनका पैटर्न बदलता हुआ दिखाई देगा। लोग जो कि जमीन को कुछ अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, अब क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो उसके पैटर्न जो है वो बदल जाएंगे। प्लस अगर मान लीजिए ये कोई एक रिवर जा रही है, अगर ये दूसरी रिवर जा रही है, इन दोनों को अगर कनेक्ट किया गया है तो इनके आसपास का जो ये क्षेत्र है, पर्टिकुलर जो ये क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र यहां दिखाई दे रहा है, इसमें अगर कोई कंजर्वेशन एरिया जो है वो आता है, जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको प्रॉब्लम्स आएगी। जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको जब ऐसे जोड़ा जा रहा है, केन और बेतवा रिवर्स को जो जोड़ा जा रहा है, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ है उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो है कंजर्वेशन एरियाज के अंदर से अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स निकालते हैं तो कंजर्वेशन, ऑलरेडी आप जानते हैं कि भारत में कंजर्वेशन का स्टेटस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि टाइगर्स की स्थिति में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम कंजर्वेशन में दूसरे देशों से जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे अगर खुद को कंपेयर करें तो अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। तो हमारे कंजर्वेशन के स्टेटस को या कंजर्वेशन के जो तरीके हैं, संरक्षण के जो तरीके हैं, उनको और ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। ये प्रॉब्लम जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी जब भी हम रिवर्स को आपस में जोड़ेंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। वन जो है वो खत्म होंगे कहीं ना कहीं। हम अगर इस तरीके से लिंकिंग करेंगे तो यहाँ के बीच के जो वन है उनको हमें हटाना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट हो यहाँ पर, या मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हो, और उनके बीच से अगर हम इस तरीके की सॉरी इस तरीके की लिंकिंग जो हम करेंगे उसकी वजह से वनों को नुकसान हमें देखना पड़ेगा। और इसकी वजह से इंडिया जैसा देश जो कि वनों के टारगेट में वैसे भी पिछड़ा हुआ है, हमने अभी अभी आईएसएफआर रिपोर्ट में देखा कि 22% के आसपास हमें टोटल वनावरण जो है वो देखने को मिलता है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। 33% हमारा टारगेट है, उससे हम काफी पिछड़े हुए हैं ऑलरेडी। और फिर अगर हम ऐसे काम करेंगे तो फॉरेस्ट जो कि बढ़ने चाहिए वो धीरे धीरे हमको और ज्यादा घटते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। एक और प्रॉब्लम जो आएगी वो होगा शिफ्टिंग ऑफ पीपल। लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां अगर हम इन दो रिवर्स के बीच में बहुत सारे लोग भी तो रहते होंगे, बहुत सारी ट्राइब्स रहती होंगी, बहुत सारे गांव जो है वो बसे हुए होंगे, तो उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिलोकेशन करना पड़ेगा, यहाँ से हटा करके किसी और जगह पर ले जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें अगर हम देखें तो देखिए एक और जो प्रॉब्लम यहां पर आएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉब्लम। ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, भूमिगत जल जो होता है, सतह के नीचे जब हम जाते हैं तो सतह के नीचे जो जल हमें देखने को मिलता है उसका जो परकोलेट हो करके रीस करके नीचे की तरफ जाकर के इकट्ठा होता है, वो ग्राउंड वाटर की जो रिचार्जिंग हो पाती है, जिन एरियाज में ज्यादा पानी होगा उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, अगर उन क्षेत्रों में ज्यादा पानी होने ही नहीं दिया गया, दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर लिया गया, तो वहां का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी इफेक्ट आएगा। कि हाँ पहले मान लीजिए ग्राउंड वाटर अच्छा खासा रिचार्ज हो जाता था, अगली बारिश में फिर ज्यादा पानी आता था और अच्छा खासा रिचार्ज हो जाता था, लोग साल भर में निकाल लेते थे, फिर अगले साल रिचार्ज हो जाता था। लेकिन अब उतना पानी जो है वो वहां पर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, उतना पानी जो है वो वहां पर पुनर्भरण उसका नहीं हो पाएगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में जहां पर कि
ये रिवर इंटरलिंकिंग के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें कि हमने देखा कि 5 न्यूज़ हमारी ये थी कि यूनियन बजट 2022 जो है उसके अंदर 5 रिवर्स को इंटरलिंक करने का एक प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। और वो 5 रिवर्स कौन सी हैं, उन 5 रिवर्स को हमने देखा। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट क्या होते हैं उनकी बात हमने करी। ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो देखी कि बैकग्राउंड क्या रहा है, पहले भी क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है और उसके अंदर हमने देखा कि क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हमें इश्यूज हमारे सामने, क्या कंसर्न्स, क्या चिंताएं हमारे सामने आ सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी ज्यादा इनोवेटिव जो है वो लगा होगा। और अगर ऐसे ही सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इश्यूज जो हैं, जिन भी इश्यूज पर, जिन भी टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस जो हैं वो आपको मिले, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही और जो टॉपिक्स होंगे उन पर हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि ऐसे और टॉपिक्स जो है उनको कवर किया जाए। तो चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।